Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem high score। ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी CICS के प्रॉब्लम सेट के अंदर आती है, ग्राफ सेक्शन के अंदर आती है। आज हम इसी का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और इसके सॉल्यूशन में जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट जो है मैं प्रॉब्लम से अलग आपको बताता हूँ। इस वीडियो में एक बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम हमारे पास होती है, हम उसे समझेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। और बेलमैन फोर्ड का मतलब सारी एप्लीकेशन करेंगे, हमें साइकिल डिटेक्शन भी यहाँ पे करनी होगी। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की खास बात यही है कि हम डायरेक्टली बेलमैन फोर्ड को यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ ट्विस्ट की ज़रूरत होगी। तो मतलब जो हमारी फाउंडेशन है पूरी बेलमैन फोर्ड की वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी। और यही CICS के प्रॉब्लम सेट के मतलब अच्छी बात होती है कि ये हमें एज अ कॉन्सेप्ट सिखाता है, प्रॉब्लम से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस होता है। तो हम यहाँ पे इस वाली पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पहले हम बेलमैन फोर्ड को समझेंगे, बेलमैन फोर्ड को बहुत अच्छी तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे डाइजेस्टर से डिफरेंशिएट करते हुए। उसके बाद साइकिल डिटेक्शन देखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम इस तरह से कैसे सॉल्व हो सकती है। सब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम बेलमैन फोर्ड पर चलेंगे। हमारे पास n रूम्स है और m टनल्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके से n नंबर ऑफ रूम्स दिए गए हैं, उनके बीच में m नंबर ऑफ टनल्स है। हमारे पास कुछ टनल्स का मतलब एजेस है हमारे पास और रूम्स का मतलब नोड्स हैं। हमें पता है ग्राफ की प्रॉब्लम है, सीधा सीधा हम विजुलाइज कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू इसे, हमें ये अलग से नहीं समझना होगा। और हर वे एजेस का कुछ वेट है, एक्स वेट है जैसे कि। तो हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो हमारा टास्क है वो यही है, हमें 1 से n में जाना है। फॉर एग्जांपल n यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमारे पास वन वे डायरेक्शनल एजेस दी गई हैं, तो हमें वहाँ से 1 से n पे जाना है। और हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट पाथ के थ्रू जाना है। लॉन्गेस्ट पाथ के थ्रू मतलब क्या हुआ कि अगर वो 1 2 4 से गया तो हम x1 x2 ये ऐड करें, तो ये वैल्यू जो हमारी x1 + x2 इस तरह से मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और जो एजेस है हमारी वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव वेट्स भी हो सकता है हमारे पास, पॉजिटिव वेट्स भी हो सकते हैं। यही हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, हमें मैक्सिमम स्कोर कैलकुलेट करना है। हमारी जो इनपुट है, हमें 1 to n हमारे जो रूम्स दिए जाएंगे, उसके बाद m लाइन्स में हमारे पास ए बी एक्स की फॉर्म में हमारी जो है इनपुट दी जाएगी। ए बी एक्स का मतलब है कि नोड ए से स्टार्ट कर कर बी पे हमें जाना है, और जो हमारा वेट है वो एक्स है, एक्स वेट के हमें लगेगा ए टू बी जाने के लिए। एंड यही हमें इसी तरीके से हमारे पास इनपुट दी जाएगी और हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास हमेशा 1 से n जाने का एक पाथ होगा। तो मतलब एक कंप्लीट ग्राफ होगा वहाँ पे, ऐसा नहीं होगा कि हम 1 से स्टार्ट किया और n तक नहीं पहुँच पाए। अगर डिसकनेक्टेड भी है ग्राफ तो हमेशा 1 से n तो पाथ होगा ही होगा वहाँ पे। तो हमें यहाँ पे एक इंटीजर प्रिंट करना है जिसमें कि मैक्सिमम स्कोर हो हमारा। एक यहाँ पे जो अलग ट्विस्ट है वो ये है कि अगर बहुत आर्बिट्ररी लार्ज स्कोर आता है तो हमें -1 प्रिंट करना है। यहाँ पे आर्बिट्रेरली लार्ज स्कोर का मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास कुछ इनपुट इस तरीके से हो जाए, फॉर एग्जांपल एंड ये हमारे पास एक साइकिल हुई और यहाँ से हमारे पास एक है जीरो, एन की वैल्यू जो है 5 है। हम सभी वेट्स अभी 1 लेके चलते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए समझने की बात है। हमने 1 से स्टार्ट किया, हम 2 पे गए, तो हमें एक यहाँ पे साइकिल मिली। हम जब साइकिल के थ्रू गए तो हमारा जो वेट था स्टार्टिंग में 1 था, यहाँ से 1 + 3 हो गया। हमने दोबारा से इस साइकिल पे गए तो ये 3 का 6 हो गया, दोबारा से गए तो 9 हो गया, दोबारा गए 12 हो गया। तो इस तरीके से हम स्कोर को इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, हम कितना भी बढ़ा कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे जाके अपने एन की वैल्यू पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमें एक आर्बिट्रली लार्ज स्कोर मिल जाता है जिस, और जब हमें ऐसी चीज़ मिलती है तो हमें -1 प्रिंट करना होगा। हमने यहाँ पे देखा कि -1 कब होगा, जब हमें पॉजिटिव साइकिल डिटेक्ट करेंगे। हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल डिटेक्शन भी करनी होगी, तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे समझी। उसके बाद हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं हम वो देख लेते हैं। n की वैल्यू 2500 है, m 5000, ए बी की वैल्यू जो है 1 to n है। तो मतलब हम जब अपनी एडजेसेंसी लिस्ट का भी यूज़ करेंगे तो वो n+1 करके हम यूज़ कर लेंगे। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10⁻⁻9 से 10⁻9 तक दी गई है। एंड जब भी वैल्यूज़ 10⁻9 में होती है तो हमें पता है कि यार इंटीजर ओवरफ्लो की कंडीशन जाएगी। हम अगर C++ कर रहे हैं तो हम लॉन्ग लॉन्ग का यूज़ करें, डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर हम जावा की बात करें तो हम लॉन्ग का यूज़ करें, जिससे कि हमारे इंटीजर ओवरफ्लो वाले एरर्स ना आए। बाकी हमने इनपुट डिस्कस कर लिया, आउटपुट डिस्कस कर ली, नीचे हम अपना ग्राफ्स वगैरह सब देख लेंगे किस तरह से बनेगा। हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हो, जब धीरे धीरे हम प्रॉब्लम को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें अपने आप अंडरस्टैंड हो जाएगा कि पूरा हमें काम करना क्या है।
सो वही जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया था, हम वन सिटी पे खड़े हैं, हमें एन पे जाना है, उसके बीच में बहुत सारी वन वे रोड्स हैं, और हर रोड जो है वो हमें एक सर्टेन स्कोर देती है, जिसका मतलब एज का वेट हमारा हमारा जो गोल है, हमें ये मैक्सिमाइज़ करना है, जो स्कोर है वो बेस्ट पॉसिबल पाथ निकालना है 1 से n तक, इस स्कोर को मैक्सिमम करते हुए। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि हम लूप कर सकते हैं इनफाइनाइटली, जिससे कि हमारा स्कोर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, अनबाउंडेड हो जाता है, उसमें हमें प्रिंट करना -1। तो हमने यहाँ पे देखा जैसे कि शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम तो ये नहीं है, हमें लॉन्गेस्ट पाथ प्रॉब्लम है, और डायरेक्टेड ग्राफ में तो और नेगेटिव और पॉजिटिव वेट्स है। सो यहीं पे हमारी डाइजेस्टर ऑफ हो जाती है टेबल से। तो आगे हम डिस्कस करते हैं हमें क्या करना है। हम पहली चीज़ हमने समझी हुई है कि जब भी शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ वो भी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, तो डाइजेस्टर एल्गोरिथम हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है, क्योंकि यही सबसे बेसिक एल्गोरिथम हमने पढ़ी होती है। हमने देखा था कि BFS हम यूज़ करते हैं जब वेट नहीं होता है ग्राफ में, उसके बाद हम डाइजेस्टर यूज़ करते हैं जब वेट होता है। आज हम इसके आगे भी एक एल्गोरिथम पे जाएंगे, वही हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे बेलमन फोर्ड का, वो कब यूज़ करते हैं। तो डाइजेस्टर यूज़ करते हैं जब कोई भी नेगेटिव वेट्स ना हो, पर यहाँ पे नेगेटिव वेट्स भी हैं, तो हमें यहाँ पे यह बेलमन फोर्ड पे जाना होगा, और एक बार फिर से इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि डाइजेस्टर क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक तो वो फेल कर जाता है नेगेटिव वेट के साथ, और फेल करने के बाद क्या है, वो क्या अज्यूम करता है कि सिर्फ एक पाथ पे सिर्फ एक ही बार जाना जो है वो सुटेबल होता है, रिविजिट करने से हमारा पाथ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइकिल्स भी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और फिर डाइजेस्टर जो है वो क्वेरीज को हैंडल नहीं कर पाता लार्ज ग्राफ्स की। तो मेन पॉइंट हमारे यही है कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव एट साइकिल्स को हैंडल नहीं कर पाएगा, और साइकिल डिटेक्शन भी नहीं कर पाता। एंड सो हम देखते हैं बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम, जो हमारा क्रक्स है इस पूरी वीडियो का, और जो हमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। इंटरव्यूज़ वगैरह में आप अक्सर ही देख लोगे इसे, वरना कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में तो आपको हर जगह मिल जाएगा इस तरह की चीज़ें, इसकी एप्लीकेशंस। हम पहले समझते हैं बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम जो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है, जो कि डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों तरह के लिए ग्राफ के लिए काम करता है। नेगेटिव वेट्स को हैंडल कर लेता है, और नेगेटिव वेट साइकिल्स को डिटेक्ट कर लेता है। नेगेटिव वेट साइकिल्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर इस तरह से हमारे पास ग्राफ है, और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ -1 है, तो आप देखोगे एक बार आपने ट्रैवल्स किया तो यहाँ पे वैल्यू आई -3, दोबारा आपने ट्रैवल्स किया तो एक और छोटी वैल्यू आ गई -6, दोबारा क्या -9। तो ये क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टेस्ट ही चला जाएगा पाथ। अभी ध्यान में रखने वाली चीज़ है, अब अभी आप प्रॉब्लम को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि हाई स्कोर प्रॉब्लम क्या है, पहले बेलमन फोर्ड समझने की कोशिश करो। तो सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ पे ध्यान दो, क्योंकि बाय डेफिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ही बेलमन फोर्ड है। लॉन्गेस्ट के लिए हम इसे अपने हिसाब से फिर एडजस्ट करेंगे प्रॉब्लम में, अभी देखेंगे उस चीज़ को आगे। अभी हमने यहाँ पे देखा कि नेगेटिव वेट साइकिल्स क्या होती है, एक ऐसी साइकिल जिसका जो वेट्स का सम है, सम ऑफ वेट्स जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव होने की वजह से वो क्या है, उसकी वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती रहेगी, उसकी वैल्यू कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। सो इसका डिटेक्शन भी हम कर पाते हैं बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम की हेल्प से। और उसके बाद क्या है, डाइजेस्टर से सिंपल होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, पर इम्प्लीमेंट करनी डाइजेस्टर से सिंपल होती है थोड़ी सी। आगे हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, इसमें 4 वर्टिसेस है हमारे पास 1 to 4। मैंने जो हमारा CACS का प्रॉब्लम सेट के अंदर एग्जांपल था वो यहाँ पे लिया हुआ है। हम इसी को पूरा ड्राई रन करके और वो देखेंगे कि हमारे पास किस तरह के स्टेप्स होते हैं, क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है इनिशियलाइजिंग डिस्टेंसेस। हम डिस्टेंस को इनिशियलाइज करते हैं किस तरीके से, जो हमारा सोर्स नोड होता है, मैंने यहाँ पे ए लिखा है वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से, वो आप समझ ही गए होंगे। सो हम एक डिस्टेंस एरे बनाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 ही है। सो हम पहले इनिशियलाइज करेंगे, जो मतलब सोर्स से सोर्स तक का, अगर मुझे 1 से 1 ही जाना है तो डिस्टेंस तो ज़ीरो ही होगा, वो तो आप समझ ही सकते हैं। और अभी स्टार्टिंग में मैं बाकी सारे डिस्टेंसेस को इन्फिनिटी रख देता हूँ, कि अभी बाकी सारे डिस्टेंसेस पे जाना क्या है, वो इन्फिनिटी है, बहुत दूर है और हम अभी नहीं जा सकते, तो वो इन्फिनिटी हमने कर दिया। क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, इसलिए हमने इन्फिनिटी का यूज़ किया है, अब पॉजिटिव इन्फिनिटी का। आगे जो हमारा स्टेप 2 आता है, हम एजेस को रिलैक्स करना स्टार्ट करते हैं। रिपीटेडली हम एजेस को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने का जो मतलब है वो आप अभी बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे।
रिलैक्स हम कैसे करेंगे, जो है वो v-1 टाइम्स जो है वो एजेस को रिलैक्स करेंगे हम, और v है नंबर ऑफ वर्टिसेस। ये जो v-1 टाइम्स हम करते हैं ये भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से आगे समझा दूंगा। अभी आप रिलैक्सेशन रूल समझे। फॉर एग्जांपल अभी आप पूरे ग्राफ पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ u टू v जाना है हमें, और हमारा जो डिस्टेंस एरे है उसमें भी कुछ हमारे पास पाथ है। फॉर एग्जांपल u तक आने का मतलब हम 1 से स्टार्ट करे थे और कुछ डिस्टेंस करके हम u तक पहुँचे हैं, और v के बाद हम कहीं n पे जाएंगे, हमने बीच का एक इंटरमीडिएट वो लिया हुआ है, तो बस आप इसी पे ध्यान देना। फॉर एग्जांपल u तक आने के लिए अभी हमें 10 वेट लगा, और अब u से v जाने के लिए 10 वेट और है, so मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 10 है, और v की वैल्यू फॉर एग्जांपल अभी इन्फिनिटी है। तो हमने देखा कि यार u टू v जाने के लिए हमारा डिस्टेंस था 10। हम यहाँ से डिस्टेंस वाले एरे से देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ u प्लस x की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, 10 प्लस 10, जिसकी वैल्यू हुई 20। अब क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता है तो हम फिर चेक करेंगे क्या, क्योंकि v का डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो 20 तो इन्फिनिटी से कम ही है, तो हम यहाँ पे v की वैल्यू जो है वो 20 कर देंगे। यही हमें चाहिए था। और यही वाली चीज़ हम चेक करते हैं कि अगर हमें u टू v कोई एज है, और हम उसमें चेक करते हैं कि अगर डिस्टेंस ऑफ u प्लस w, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ u का मतलब है 1 से u तक आने के लिए जो हमें अभी तक मिनिमम डिस्टेंस लगा है, जो अभी तक हमने रिलैक्स किया अपनी एजेस को, उसके साथ w को ऐड करेंगे। w हमने समझा x जो हमें दिया हुआ है वेट u टू v का, क्योंकि आप ये चीज़ बहुत अच्छी मतलब सिंपल ही आप समझ गए होगे, यू टू वी हमें जाना है, तो अगर यहाँ पे कहीं वन था और यहाँ से हम यहाँ आए तो हमें, क्योंकि हम वन से ही तो सोर्स से पाथ निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ से यहाँ तक का पाथ, और ये हमें कुछ दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ यू से, तो यहाँ से यहाँ तक का वन से यू वी तक का पाथ करो, दिस प्लस दिस, तो ये हुआ। पर हमने यही चेक किया कि अगर ये उससे छोटा है तो हम अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे ये हो सकता है ये ऑलरेडी छोटा होता, अगर v की वैल्यू पहले से ही 2 होती तो 20 तो बड़ी वैल्यू है तो हम अपडेट नहीं करते। अब 2 कैसे हो सकती है, हो सकता है कि 1 से कोई और एज आ रही हो और वो यहाँ तक आ रही हो जिसका हमें पाथ सिर्फ 2 ही हो, तो हमारे लिए तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है ना, हम इसे रिलैक्स नहीं करेंगे, फिर इस एज को हम रिलैक्स नहीं करेंगे, ये वाली जो थी, जो भी पुराना पाथ था हम उसे ही रहने देंगे। ये हमारा जो रूल था रिलैक्स करने का, वो आप आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हम सिंपल सा ही हमने काम किया कि u टू v हमें जाना है। अगर डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट, जो वेट है, अगर वो कम है डिस्टेंस ऑफ v से, तो हम डिस्टेंस ऑफ v को अपडेट कर देते हैं अपने नए डिस्टेंस से। और अगर ये बड़ा होता है, पहले से ही छोटा है, तो हम उसे अपडेट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, आप समझ ही गए होंगे। एंड बाकी हम आइट्रेशंस देख लेते हैं। पहला आइट्रेशन क्या होगा, इसमें जो आइट्रेशंस होती हैं वो मैंने बताया कि v-1 टाइम्स होगी, पर किसकी होंगी, वो होंगी नंबर ऑफ एजेस की। नंबर ऑफ एजेस का यहाँ पे मतलब क्या आता है, जितनी भी हमारे पास एज है, जितनी भी एजेस है उन सबको v-1 टाइम्स रिलैक्स करना है। आई होप ये वाली चीज़ आप समझे होंगे कि मतलब एक तरह से हम v-1 टाइम्स m कर रहे हैं, m इज़ नंबर ऑफ एजेस, तो जितनी भी हमारी एजेस हैं हम उन सबको जो है रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि हमने देखा पहली एज हमारे पास क्या है, 1 से 2, हम 1 से 2 जा रहे थे, हमारा जो अभी डिस्टेंस एरे था हमने जो ऊपर बनाया था, मैं दोबारा से यहाँ पे बना देता हूँ, ये था हमारा डिस्टेंस एरे। 1 से 2 हमने देखा, तो डिस्टेंस ऑफ 2 क्या हुआ, मिनिमम ऑफ 0 प्लस 3 कॉमा इन्फिनिटी, क्योंकि हम 0 यहाँ से 0 है, 0 प्लस 3 प्लस इन्फिनिटी, तो 3 अपडेट हुआ। ऐसी सेम हमने देखा 1 से 3 -2 हो गया, फिर 2 से 4 वाली एज हमने अपडेट की, फिर 3 से 4, 4 से 1, इसी तरीके से आप एक बार पॉज करके रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कैसे हम एजेस को रिलैक्स कर रहे हैं। सेम हम इसी रूल का यूज़ करके रिलैक्स कर रहे हैं, और हम रिलैक्स क्या कर रहे हैं, v-1 टाइम्स सारी एजेस को रिलैक्स करेंगे। अब सारी एजेस को रिलैक्स करने में आपका फाइनली v-1 टाइम में जो है वो आंसर आ जाएगा। अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो रहे हो कि v-1 में ही क्यों आंसर आ जाएगा, हम थोड़ा सा और चला के देख लिया, थोड़े कम में क्यों नहीं आया, वो वाली चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से अभी थोड़ी देर में ही समझा दूंगा। अभी के लिए कॉन्सेप्ट ये था कि इसी तरह मैंने सिर्फ एक ही आइट्रेशन दिखाई है, आप बाकी जितने भी यहाँ पे, क्योंकि 4 है तो 3 आइट्रेशन होंगी इसकी।
आप रिलैक्स करते रहोगे तो वो सब अपने आप जो भी फाइनल आंसर होगा वो हमेशा ही सही आएगा। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ आई होगी हम कैसे रिलैक्स कर रहे हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत लोग इसे मतलब छोड़ ही देते हैं, मैंने देखा नहीं ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को पढ़ाते हुए। आप देखोगे कि ith आइट्रेशन में क्या है, हम लेस देन और इक्वल्स टू आई पाथ लेंथ के आंसर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मतलब अगर आई की वैल्यू 3 है तो हमारे पास 1 2 3 वाले पाथ लेंथ का आंसर आ जाता है। अब 1 2 3 वाले पाथ लेंथ के आंसर का मतलब क्या है, हमारे पास ये जो है 2 3 4 जो है वो कितनी पाथ लेंथ है, सिर्फ एक ही दूर है वो। तो पहली आइट्रेशन में इन सब का फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ और एजेस भी होते हैं 5 6 7, तो दूसरी आइट्रेशन में इनका फाइनल आंसर आता। हमारे पास फिर कुछ और एजेस होते हैं 8 9 10 जो कि तीन डिस्टेंस दूर है। तीन डिस्टेंस कैसे दूर है, एक ये एज एक ये एज एक ये एज, तो ये तीन डिस्टेंस दूर है, तो थर्ड आइट्रेशन में इनका आंसर आता हमारे पास। सो ये वाली चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम केथ आइट्रेशन में है तो उससे पहले के तक की सारे जितने भी एज लेंथ्स हैं उन सब का आंसर आ गया होगा। सो यहीं से हमें एक और चीज़ समझ आती है v-1 पे हम क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि किसी भी एक ग्राफ में सिर्फ v-1 ही एजेस होती हैं। आपने एक चीज़ ये समझी कि अगर हम ith आइट्रेशन पे हैं तो आई लेंथ तक के आंसर हमारे पास आ गए होंगे 1 2 3। आप हल्का सा भी एक छोटा सा भी एग्जांपल लेके ड्राई रन करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ समझ आ जाएगी अपने आप। आई थिंक वो इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, मैंने आपको बता दिया वो क्यों होता है। आप वो अपने आप भी करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी हम देखते हैं कि वाई v-1 आइट्रेशंस। सो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं। लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ क्या होगा किसी भी ग्राफ का, अगर कोई आप एक बात समझो कि एक लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ मतलब एक इस तरह का ग्राफ कि बस सीधा सीधा एक लीनियर। सो इसमें हमारे पास v कितना है 4, हमारे पास एजेस कितनी आई 3, ये क्या है v-1, जो हमारे पास एजेस है वो कितनी आई 3। क्योंकि एक किसी भी एक लीनियर ग्राफ को या मतलब एक ग्राफ में अगर 1 to 4 जाना है तो हमें एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम चाहते हैं कि जो बीच में नंबर ऑफ नोड्स आए वो मिनिमम हो सके किसी भी तरह। तो अगर हम मिनिमम भी करते हैं तो मैक्सिमम हमारे पास कितने नोड्स आएंगे v-1, क्योंकि दो नोड्स को मर्ज करने के लिए हमें सिर्फ एक एज की ज़रूरत होती है। सो इसी तरीके से हमारा अगर ग्राफ थोड़ा सा डेंस भी हो जाता है तो भी हमारे पास बस इसी तरीके, अभी अभी हम साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे साइकिल आती है हमारे पास वी एजेस हो गई, यहीं पे एक पॉइंट आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। पर अभी के लिए हम बस समझते हैं कि हमारे पास कोई वो नहीं है, साइकिल नहीं है, तो हमें तीन एजेस की ज़रूरत पड़ी। सो एक चीज़ आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि हमें v-1 की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारे पास दो ही तरह के ग्राफ होंगे, एक तो लीनियर ग्राफ होगा और एक सिंपल ग्राफ होगा। लीनियर ग्राफ में आप समझे कि v-1 ही हमारे पास एजेस होती हैं और हम उन एजेस को ही तो रिलैक्स कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, आप समझ ही गए होगे। और अगर कोई ग्राफ भी है तो उसमें अगर हम लॉन्गेस्ट पाथ भी लिखा देखें 1 to n का जो लॉन्गेस्ट पाथ भी होगा उसमें v-1 ही एजेस होंगी, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। सो वो हमें रिलैक्स कर दिया। और क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट आप समझते हैं कि जो रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी थी वो क्या कर रही थी, वो हम एजेस को रिलैक्स कर देते और फर्स्ट आइट्रेशन में जो है जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ आ जाते थे एटमोस्ट वन एज वाले, फिर सेकेंड आइट्रेशन में एटमोस्ट टू एजेस वाले जो थे। सो इसी तरीके से v-1 आइट्रेशंस में v-1 एजेस वाले हमारे पास पाथ आ जाए। आई होप मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ चीज़ को, क्योंकि हमने देखा कि अगर फर्स्ट आइट्रेशन है, फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास एक एज वालों का आंसर आ जाता था। सेकेंड आइट्रेशन में हमारे पास दो एज वालों का, मतलब दो एज का मतलब है दो एज पाथ लेंथ वाली, जो मैंने आपको अभी ऊपर एग्जांपल में इस तरीके से समझाई थी, है ना। तो इसका मतलब हुआ दो, वन से कितनी वो दूर है एक तरह से। सो हमने एक चीज़ समझी, हो सकता है कि हमारा आंसर फर्स्ट आइट्रेशन में ही आ जाए, हो सकता है सेकंड में ही आ जाए, हमें v-1 तक जाना भी ना पड़े, पर हम फिर भी जाते हैं क्योंकि हम वर्स्ट केस के लिए काम करते हैं। और वर्स्ट केस में 1 से n के बीच में सिर्फ v-1 ही एजेस हो सकती हैं, इससे ज़्यादा एज सिर्फ और सिर्फ साइकिल के केस में होगी। अगर साइकिल नहीं है तो वो नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा अब ये ग्राफ है तो इसमें साइकिल है,
अब वी भी 3 था तो एज को भी 3 होना पड़ा। अगर मैं एक भी एज हटा देता हूँ तो ये साइकिल नहीं रही और ये v-1 एजेस हो गई। सो इसी वजह से हम रिलैक्स करते हुए चलते हैं, v-1 टाइम हम करते हैं। बाकी गारंटीड कंप्लीशन होता है हमारे पास, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। v-1 इंट्यूएशन में हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाता है फॉर गारंटीड। अब यहीं पे हमें जो पार्ट आया वो समझने वाला है कि नेगेटिव साइकिल डिटेक्शन इसने इसी तरीके से किया कि फॉर एग्जांपल हमने कुछ, हमारा जो ग्राफ था उसमें हमने v-1 आइट्रेशन से अपना आंसर निकाल दिया। तो v-1 आइट्रेशन ने क्या करा, उसने इस और इस, क्योंकि ये जो है 2 इस टाइम पे हमारा इस तरह से डायरेक्टेड ग्राफ है फॉर एग्जांपल, सो उसने 2 एज तक का पहले आंसर निकाल लिया तो 2 का आंसर आ गया। सेकंड आइट्रेशन में इसका निकाल दिया, सो v-1 2 ही था, हमारा आंसर वहीं पे हम रुक जाते। पर अगर हमने एक बार और चला दिया और फिर से एजेस रिलैक्स हो गई तो वहाँ पे हम जो है वो कह देते हैं कि साइकिल डिटेक्ट हो गई। आई होप ये वाली चीज़ आप समझे होगे, क्योंकि अगर हमारे पास इस तरह का कोई केस आ जाता है, अभी अगर कोई साइकिल नहीं है, हम -1 ही लेके चलते हैं, अभी कोई साइकिल नहीं है तो हमारी फर्स्ट आइट्रेशन में ये एज रिलैक्स हुई। इस एज के रिलैक्स होने के बाद 1 से इसका जो डिस्टेंस था वो -1 हो गया। सेकेंड आइट्रेशन में ये एज रिलैक्स होगी और इसका जो डिस्टेंस है वो -2 हमारा हो जाएगा। हो तो फर्स्ट आइट्रेशन में ये जाएगा पर ऑप्टिमाइज करने के लिए वो चीज़ है बस। और फॉर एग्जांपल अब एक और यहाँ पे एज आ जाती है। सो हमने ये देखा था ये 0 था, ये -1 था, ये -2 था। अगर हम वीएथ टाइम और एक बार रिलैक्स कर देते हैं जिसको, तो हमारा आंसर क्या है वो अपडेट हो जाएगा। क्योंकि अब 0 -1 तो ये पाए, यहाँ पे हमारे पास हम क्या देखते थे, हम निकालते थे मिन ऑफ -1 और यहाँ पे 0 0 और -1, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एज और ज़्यादा छोटी हो जाती है, ये वैल्यू और -2 हो जाएगी। मतलब कि यहाँ तो -1 ही रहेगी, यहाँ पे वो -2 -3 एक बार और फिर हम करेंगे तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी, -2 हो जाएगी। सो इस तरीके से क्या है, हमने देखा कि वीएथ टाइम में, वीएथ आइट्रेशन में क्या है, दोबारा से एजेस जो है वो साइकिल्स में दोबारा से अपडेट हो गई। तो वो सिर्फ दोबारा से तभी अपडेट हो सकती है जब हमारे पास नेगेटिव साइकिल हो। अगर हमारे पास साइकिल नहीं है तो वो अपडेट नहीं होंगी। तो बस हम क्या करते हैं, हमने v-1 टाइम्स चलाकर अपना कुछ आंसर निकाला और हम दोबारा से v टाइम पे एक बार और अपना जो है लूप चला देता है। उससे हमें पता चल जाता है अगर कोई भी एज अपडेट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, तो मतलब वहाँ पे साइकिल है हमारे पास। सो इस तरीके से हम साइकिल डिटेक्शन का काम करते हैं। अब देख लेते हैं कि अपनी प्रॉब्लम में हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं, मेलबर्न फोर्ड को अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। सो यहाँ पे ट्रिक क्या होने वाली है, हम बस लॉजिक को फ्लिप कर देंगे। जैसे कि हमें मिनिमाइज़ करना था तो हम मिनिमाइज़ की जगह हम बस मैक्सिमाइज़ कर देंगे। जो हमारी बेलमन फोर्ड वाली एल्गोरिथम थी उसमें हम मिनिमाइज़ करते थे, इसमें हम मैक्सिमाइज़ कर देंगे। तो जो डिस्टेंस ऑफ आई था वो इन्फिनिटी की जगह -इन्फिनिटी से इनिशलाइज कर देंगे। डिस्टेंस ऑफ 1 तो 0 ही होने वाला है। और क्या है, उसमें हम चेक कर रहे थे कि अगर डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट लेस देन है डिस्टेंस ऑफ v से, तो हम अपडेट कर देते। अब क्या बस ग्रेटर देन कर देंगे, मतलब बस साइन फ्लिप कर रहे हैं हम, बस मिनिमाइज की जगह मैक्सिमाइज वाली चीज़ें कर रहे हैं। एक और ट्रिक भी होती है कि आप सारे वेट्स को निगेट कर दो और अपना वही शॉर्टेस्ट पाथ ही निकाल के और आंसर को दोबारा से नेगेटिव से मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो एक सिंपल ट्रिक हो जाती है। बाकी आप इस तरीके से कर लो, बस फ्लिप कर दो लॉजिक, इन्फिनिटी की जगह -इन्फिनिटी यूज़ कर लो और लेस देन की जगह ग्रेटर देन पाथ अपना यूज़ कर लो। बट हमें यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइकिल्स, वहाँ पे नेगेटिव साइकिल डिटेक्ट करते थे। तो वही काम हुआ जब हमने ये पूरा लॉजिक ही चेंज कर दिया तो पॉजिटिव साइकिल डिटेक्ट कर लेंगे हम। क्योंकि हमने ये वाली चीज़ देखी थी, अगर लार्जेस्ट हमारे पास कुछ साइकिल आती है तो एक आर्बिट्ररी लार्ज आंसर हमारे पास आ जाता है और वो भी हमें डिटेक्ट करना था, उस पर -1 हमारा आंसर होना था। तो वही हम करेंगे, हम v-1 अपना आइट्रेशन चला के बेलमन फोर्ड से अपना जो लार्जेस्ट आंसर निकालेंगे और उसके बाद एक वीएथ आइट्रेशन और चला कर अपना चेक कर लेंगे। अगर कोई भी एज हमारी रिलैक्स होती है दोबारा से तो मतलब वहाँ पे हमारी साइकिल डिटेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि जो -1 वाला लॉजिक है वो थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें एक चीज़ चेक करनी होगी, हमारे पास मतलब कि हमारा जो है वो पाथ है कुछ इस तरीके से और हमारी कुछ साइकिल है यहाँ पे।
आई होप मैं समझा पाऊँ आपको। हाँ, इस तरीके से हमारी साइकिल है। आप समझो कि हमारा जो एन है, मैं 8 से आप लिख देता हूँ, एन की वैल्यू यार 1 की वैल्यू यार, हमने देखा अगर सबकी एज लेंथ अभी 1 ही रखता हूँ, हमने चेक किया कि हमारी जो साइकिल है वो यहाँ पे है, पॉजिटिव साइकिल हमारी यहाँ पे है, तो हमने डिटेक्ट तो कर ली साइकिल। जब हम वीएथ हाइड्रेशन चलाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल डिटेक्ट हो गई, पर क्या हम -1 आंसर दे सकते हैं? थोड़ा सा पॉज करके सोच सकते हो यहाँ पे, बट जस्ट टू टेल, यहाँ पे -1 आंसर नहीं दे सकते। अब क्यों नहीं दे सकते आप सोचोगे, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर क्योंकि हम 1 से एन तक जब जा रहे हैं तो ये साइकिल कहीं पे आ ही नहीं रही है। ये साइकिल एक ग्राफ के एक आइसोलेटेड कॉर्नर में है, जो वहाँ पे बहुत सारी साइकिल्स हो सकती है कि यहाँ पे भी साइकिल हो सकती है, पर हम वहाँ तक जा ही नहीं पा रहे, तो वो हमारा काम नहीं है कुछ भी। सो हमारे जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो हमें चेक करनी है कि यहाँ पे एक साइकिल है हमारी, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से, तो हमें चेक करना है कि हम 1 से इस साइकिल पे जा सकते हैं और इस साइकिल से फिर एन पे जा सकते हैं। तो दूसरी चीज़ हमें ये चेक करनी होगी, अगर ये चीज़ प्लस पॉइंट मतलब हो पा रही है, तो मतलब कि हम -1 प्रिंट कर सकते हैं आंसर, नहीं तो हम -1 प्रिंट नहीं करेंगे। जो भी हमारा बेलमन फोर्ड से हमें आंसर मिला था वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमारे कुछ स्टेप्स हो गए। पहले हम बेलमन फोर्ड लगाएंगे। हमारे जो स्टेप्स है मैं लिख देता हूँ। हम बेलमन फोर्ड लगाकर यहाँ पे, बेलमन फोर्ड जो है वो एक्चुअल में शॉर्टेस्ट पाथ निकालती है, पर हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ अपना कैलकुलेट करेंगे v-1 आइट्रेशंस की हेल्प से। v-1 टाइम्स हम रिलैक्स करेंगे जिसको। सेकेंड, हम वीएथ अपना जो है वो वीएथ टाइम रिलैक्स करके विल डिटेक्ट अ साइकिल, विल डिटेक्ट अ पॉजिटिव साइकिल, तो हम पॉजिटिव साइकिल डिटेक्ट करेंगे। थर्ड, हम देखेंगे क्या 1 से उस साइकिल तक कोई पाथ है। फोर्थ, हम देखेंगे क्या उस साइकिल से हम एन तक जा सकते हैं, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा आंसर -1 हो जाएगा, नहीं तो हमारा जो भी बेलमन फोर्ड ने आंसर दिया था वही हमारा फाइनल आंसर होगा। हाँ, सो मैं इसे लिखा ही छोड़ देता हूँ। ये हमारा जो है इस तरीके से काम होने वाला है। बाकी हम एल्गोरिथम देखते हैं तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे सी प्लस प्लस का कोड जो यूज़ कर रहे हैं, पर मैंने जो कोड है वो इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप जावा में भी लिखते हो तो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा अडेप्ट करना। ये हमारे हेडर्स हो गए सिंपल, एंड उसके बाद हमने क्या है, लॉन्ग लॉन्ग को एल एल डिफाइन कर लिया, जाकि अपना काम सिंपल करने के लिए टाइप डिफाइन किया है सिर्फ। अब क्योंकि हमें एजेस स्टोर करनी है, एजेस क्यों स्टोर करनी है, क्योंकि एजेस को तो रिलैक्स करना है, तो उन एजेस को रिलैक्स करने के लिए एक पेयर वर्सेस पेयर का हम वो बना लेते हैं। अब पेयर वर्सेस पेयर क्या है, ये एक ए टू बी कॉमा यू, हम इस तरीके से तो ग्राफ स्टोर करते थे, तो बस यही हमने पेयर बना लिया है कि एक ये पेयर हो गया हमारे पास और ये एक पेयर हो गया, कि हमने ए टू बी कॉमा एक्स जो है वो हमारा वेट है। उसके बाद ये फास्ट इनपुट आउटपुट के लिए हमने यूज़ किया। फास्ट इनपुट आउटपुट ही आपको यूज़ करनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। बाकी हमने देखा कि हमने इनपुट लिया, ग्राफ को इनिशियलाइज कर लिया, हमें एजेस चाहिए तो एक वेक्टर हमने एज का बनाया जो कि हमारा पेयर ही है, पेयर 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 जो आपने देख लिया। वेक्टर वेक्टर ऑफ एंट, ये भी हमारा एक 2D ग्राफ हो गया एडजेसेंसी लिफ्ट्स की तरह, जिसको हमने n+1 से इनिशियलाइज किया, क्योंकि जो हमारे n की वैल्यू है, मतलब a और b की वैल्यू है, नोड्स की वैल्यू 1 to n, 0 to n-1 नहीं है, तो उस वजह से हमने n+1 का यूज़ किया। यहाँ पे एज की रीडिंग कर रहे हैं हम, हमें एज इसी तरह से दी गई थी, यू वी वेट। मैं ए बी और एक्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा ऑड लगता है मुझे यू और वी में अच्छा लगता है। यू वी और कुछ वेट है हमारी एज का, सो वही हमने रीड किया, अपनी एज को इनिशियलाइज किया, मतलब एज के एरे में वो डाल दी यू और वी कॉमा वेट। ये अलग से रखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एल्गोरिथम में हम इसी को तो मिनिमाइज रिलैक्स कर रहे हैं बार बार, और बाकी हमें ग्राफ को भी स्टोर करना है यू से वी तक। जब हम ग्राफ को स्टोर कर रहे हैं तो बस यू टू भी हम स्टोर कर लेते हैं, हमें वेट को स्टोर करवाने की ग्राफ के अंदर एज सच कोई नीड नहीं है। बाकी हम यहाँ पे बेलमन फोर्ड देख लेते हैं लॉन्गेस्ट पाथ के लिए। आप देखो एल्गोरिथम तो बहुत ही सिंपल सी है, आप देखोगे तो हमने ये डिस्टेंस एरे बना लिया अपना, लॉन्ग लॉन्ग मिन से हमने मतलब -इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर लिया। अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे होते तो इसे बस हम इन्फिनिटी से मतलब एज ए लॉन्ग लॉन्ग मैक्स से इनिशियलाइज कर लेते, बट यहाँ पे हम क्योंकि वो कर रहे तो इस वजह से मिनिमम से हमने इनिशियलाइज किया। n+1 सेम, आप रीज़न समझ गए, फर्स्ट नोड से मतलब 1 से 1 का डिस्टेंस तो ज़ीरो ही होगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ज़ीरो से इनिशियलाइज किया।
अब हम बेलमन फोर्ड लगाते हैं, लॉन्गेस्ट पाथ हमें क्योंकि फाइंड आउट करना है। सो हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, n-1 तक हम गए, n और v एक ही बात है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो हमने v-1 अपनी एजेस चलाई, उसके बाद हमने सारी एजेस को लिया, सारी एजेस को लिया तो हमने u और v कॉमा w है, बस ये हमने u तो हमारे पास आई गया ऑटो से, v और w जो है वो एक पेयर है, तो हमने यहाँ पे v और वेट को भी अलग से एक्सट्रैक्ट कर लिया फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से। उसके बाद बस हमने कंडीशन चेक की है, हमने यहाँ पे पहले तो ये इंटीजर और ओवरफ्लो ना हो, तो ये चेक किया कि डिस्टेंस ऑफ यू जो है वो लॉन्ग लॉन्ग मिन ना हो। अगर हम माइनस इन्फिनिटी प्लस कुछ करेंगे तो वो माइनस इन्फिनिटी हमें मिलेगा, तो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो चीज़ हमने पहले चेक की। उसके बाद हमने बस ये जो हमने रूल पढ़ा था कि डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वेट अगर वो ज़्यादा है डिस्टेंस ऑफ वी से, तो हम रिलैक्स कर देंगे अपनी एज को, इसी तरीके से हम v-1 टाइम बस अपनी एजेस को रिलैक्स करेंगे। पॉजिटिव साइकिल डिटेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम एक बार और एज को अपना जो है वो चला देंगे। एक बार और चलाने का मतलब बस सिंपल हमने एक बार और रिलैक्स किया, सेम काम वी ओ डब्ल्यू को लिया, चेक किया, अगर हम रिलैक्स कर सकते हैं तो हम करेंगे, पर हम यहाँ पे कर नहीं रहे हैं क्योंकि हमें करने का कुछ यहाँ पे बेनिफिट नहीं है। हम क्या करते हैं, साइकिल नोड्स डॉट इंसर्ट भी, साइकिल नोड्स को हम कैसे इंसर्ट वो ले रहे हैं, हम इसी एग्जांपल को समझते हैं। अब हमने बेलमन फोर्ड तो अच्छी तरीके से समझ ली, पर अब हम देखते हैं कि साइकिल डिटेक्शन मतलब वो जो -1 वाला आंसर था वो कैसा आएगा। साइकिल डिटेक्शन हो जाएगी इस वजह से, हम साइकिल में अगर नोड है कोई तो मतलब साइकिल डिटेक्शन हो गई हमारी। और साइकिल डिटेक्शन होने के बाद फॉर एग्जांपल हमारा 1 से हमने स्टार्ट किया और 1 से हम इन पर्टिकुलर नोड्स तक जा सकते हैं, तो जिन भी नोड्स पे हम जा सकते हैं, जिन्हें भी हम रिलैक्स कर पा रहे हैं, हम उन सभी को स्टोर करके रखेंगे। तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि 1 से हम उस साइकिल के अगर किसी भी नोड पे चले गए, फॉर एग्जांपल हम 2 की जगह 3 पे गए होते तो हम 3 से तो पूरा साइकिल रोटेट करके फिर यहाँ आ जाते, या हम 3 इसकी जगह 4 पे आए होते, तो मतलब किसी पे भी जा सकते हैं, तो हम इस साइकिल के सारे नोड्स को क्या स्टोर करके रखेंगे। और फिर आगे आप थोड़ा सा और समझ जाओगे, फिर इन्हीं नोड्स से हम एन तक जाने का ट्राई करेंगे। सो हम पहले क्या है, हम बी एफ एस की हेल्प लेंगे, सिंपल बी एफ एस, या आप डी एफ एस की भी हेल्प ले सकते हो, मैंने बी एफ एस किया है सिंपल रखने के लिए चीज़ों को। हम नोड 1 से स्टार्ट करके रीचेबल साइकिल नोड्स को देखेंगे, जिन भी मतलब जो भी हमारे पास साइकिल के नोड्स थे जो हमने स्टोर करके रखे, 1 से जिन भी नोड्स तक हम जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम V1 V2 पे जा सकते हैं, तो हम वो चेक करेंगे हम किन किन पर जा सकते हैं और फिर उन्हें स्टोर करेंगे। सो यहाँ पे बी एफ एस तो मुझे आपको लगता नहीं समझाने की ज़रूरत है, आप विजिटेड का हमने एरे बनाया, क्यू बनाया, क्यू में पुश किया बस, और अपना ये साइकिल क्यू बनाया। साइकिल क्यू जो है वो एक और नई क्यू है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यू है, हम आगे मैं आपको समझाता हूँ। पहले हमने वही सिंपल बी एफ एस किया, हमने यू निकाला, क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप से, अगर वो विजिटेड है ऑलरेडी तो हम कंटिन्यू कर जाते हैं, वरना हम मार्क कर देते हैं। जैसे हम बी एफ एस का हमारा सिंपल हमारे पास वही होता है, हम मतलब कि हम मार्क करते हैं फिर विजिट करते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं और फिर पुश करा देते हैं। सो हमने वही वाली चीज़ की। और अगर साइकिल डॉट नोट्स डॉट काउंट यू, मतलब कि अगर जो जावा वाले लोग हैं वो समझे होंगे, अगर सेट डॉट कंटेन्स वाला काम है, जो हमने साइकिल के नोड्स एक सेट में स्टोर किए थे, अगर हम उसी नोड पे पहुंच गए, मतलब जो हमने यू था वो उसी में है, मतलब वो साइकिल का हिस्सा है, तो हम अपनी साइकिल की क्यू में उसे पुश कर देंगे। साइकिल की क्यू में हम उसे पुश कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ देखा था हमारे पास 1 तक हम जा सकते हैं, तो हमने हमारी जो साइकिल की क्यू है उसमें हम 1 को पुश कर देंगे। और फिर हम अभी समझता अब ये बस आप ये याद रखो कि हम साइकिल क्यू में पुश कर रहे हैं जिन भी नोड्स तक हम जा पा रहे हैं, और फिर हम सेम वही काम कर रहे हैं, उसके जितने भी नेबल्स हैं यू से हम जितने भी वी पे जा पा रहे थे उन्हें, अगर वो वी विजिटेड नहीं है तो बस अपनी क्यू में पुश करके आगे काम हो जाता था। अब जैसे कि मैंने बोला था कि अब हमें चेक करना है कि जो भी हमारे साइकिल के नोड्स थे क्या वो उनसे वी पे जा सकते हैं, एन पे जा सकते हैं। तो हमने पहले चेक किया कि हम 1 से कौन कौन से साइकिल के नोड्स पे जा सकते हैं, जिन भी साइकिल के नोड्स पे हम जा सकते हैं हमने वो साइकिल क्यू, एक अपनी एक नई क्यू है उसमें स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें दोबारा बी एफ एस लगाना है और हमें चेक करना है जो हमारी नई क्यू थी साइकिल क्यू, उसके नोड से क्या हम एन पे जा सकते हैं। बात ख़त्म, बात इतनी सी है, बात इतनी सिंपल है कि जो हमारी साइकिल की क्यू थी बस अब हम उससे चेक करेंगे क्या हम एन पे जा सकते हैं, तो बस हम बी एफ एस लगाएंगे दोबारा से, कैन रीच एन, अगर हम नहीं जा पा रहे तो हम बस ये फॉल्स होगा चेक करने के लिए। तो साइकिल की क्यू डॉट एम टी, जैसे हमने बी एफ एस 1 पहले जो नॉर्मल क्यू थी उसमें 1 को पुश करके बी एफ एस लगाया था,
लेकिन अब जो है उन साइकिल नोड से हमें क्यू पे जाना है, तो अब हम इस वाले चीज़ के लिए अपना जो है साइकिल क्यू में पुश किया था और उन नोड्स की हेल्प से सेम BFS वाला काम करेंगे। अगर यू हमारा एन हो जाता है तो बस हम ब्रेक कर देंगे और कैन रीच एन टू, मतलब कि हम एन पर पहुंच गए हैं तो बस हमारा काम हो गया। BFS2 हमारा वही है कि हम साइकिल नोड से एन की हेल्प से साइकिल नोड से एन पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। सिंपल BFS ही है। बाकी अगर आप एन पे पहुंच जाते हैं तो हमारी वैल्यू -1 प्रिंट हो जाएगी, नहीं तो अपना हमारा जो डिस्टेंस था बेलमन फोर्ड से हमारा जो आंसर आया था वो सिंपल हम आंसर प्रिंट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाली चीज़। हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। बेलमन फोर्ड के लिए हमें एन टाइम्स एम ही लगा। एन टाइम्स एम क्यों लगा? एन की वैल्यू मतलब n-1 टाइम्स एम, क्योंकि हम सारी एजेस को रिलैक्स कर रहे हैं, कितनी टाइम बार कर रहे हैं v-1, तो वो हम कॉन्स्टेंट्स को काउंट नहीं कर रहे, तो वो n हो गया हमारा। और हमने दो BFS का यूज़ किया तो n प्लस एम भी हमारी हो गई, तो ये सेम एन टाइम्स एम ही हमारी जो एल्गोरिथम हो जाती है। उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n+1 एम हो जाती है, क्योंकि हम ग्राफ, डिस्टेंसेज, विजिटेड एरे, क्यूज़ ये सब स्टोर करते हैं, तो इनके लिए हमारी n+m हमारी जो है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। सो आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमने बेलमन फोर्ड को समझा। बेलमन फोर्ड हमारा क्या करता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है सिंगल सोर्स से शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए अपने ग्राफ में, और ये क्या नेगेटिव वेट्स के लिए भी काम कर जाता है, इसलिए हम डाइजेस्ट का यूज़ यहाँ पे नहीं करते, ये बेलमन फोर्ड का यूज़ करते हैं। और ये क्या साइकिल डिटेक्शन के लिए भी हमारा क्या है, हेल्पफुल होता है। इन स्पेसिफिक नेगेटिव साइकिल डिटेक्शन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बाकी हमने फिर अपनी जो एल्गोर प्रॉब्लम थी हाई स्कोर, उसमें देखा कि हमें जो लार्जेस्ट पाथ निकालना है, तो हमने बस अपने लॉजिक को फ्लिप कर दिया, स्मॉलेस्ट की जगह लार्जेस्ट करके बेलमन फोर्ड ही लगा दिया। उसके बाद हमने साइकिल देखी, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे है। हमने देखा कि क्या हम साइकिल तक जा भी पा रहे हैं। अगर जा पा रहे हैं तो हमने दो BFS लगाए। फर्स्ट BFS में हमने चेक किया कि हम 1 से साइकिल पे के नोड्स पे जा पा रहे हैं, तो जो भी हमारे पास रीचेबल साइकिल नोड्स थे उन्हें हमने क्यू में स्टोर किया, और फिर उस क्यू की हेल्प से एक BFS लगाया और चेक किया कि क्या हम n तक जा पा रहे हैं। तो मतलब अगर ये वाला पूरा पाथ हुआ तो मतलब हम 1 से किसी साइकिल में गए और उस साइकिल से हम n पे भी जा पा रहे हैं, तो मतलब कि 1 से n में एक पाथ है हमारा, और ये वो एक साइकिल के थ्रू जा रहा हो। साइकिल में क्या है हमारे पास, एक इन्फिनिटी आंसर मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा आंसर हो सकता है। सो इस तरीके से हमारा पूरा पाथ हुआ। एंड आई होप आपको ये जो पूरा मैंने आपको समझाया एल्गोरिथम एंड ऑल, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एंड आई होप आपको बेलमन फोर्ड भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है और हर जगह ही यूज़ होती है, आपकी इंटरव्यूज़ वगैरह में तो काफ़ी अक्सर आ जाती है। और थोड़ा सा मैंने इतना डिटेल डिस्कशन भी इसीलिए रखा क्योंकि यार लोग बहुत हवा में पढ़ा देते हैं इन चीज़ों को। बट आई होप आपको समझ में आई होगी। एंड अगर आपको समझ में आई होगी, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने CSCS का पूरा ही प्रॉब्लम सेट डालने वाला हूँ, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं, और आप प्रोजेक्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हुई हैं और आगे डालता रहूँगा इन फ्यूचर। एंड सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीक।